नमस्कार। तो बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ। आगरा की धम्मभूमि और धम्मभूमि का यह कार्यक्रम जीआईसी मैदान में एक बड़े स्तर पे लाखों की जनसंख्या में लोग पहुंचे हैं और उसके बावजूद जो धम्म की गति है लगातार पूरे देश में देखने के लिए मिली। डॉक्टर करुणा सिंह राहुल भंते जी के नेतृत्व में एक बड़ा कार्यभार प्रतिवर्ष निकलता है। इस बार का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में हमारे साथ मनी कुमार जी हैं, जो कि लगातार धम्मभूमि के एक अच्छे समर्पित कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने लगातार इस कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट किया। तो क्या कहेंगे सर? सबसे पहले आपका स्वागत है। नमो बुद्धाय जी। जी दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप समाज की आवाज़ को इस तरीके से जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और आज आप 18 मार्च के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। हमारा जो मुख्य उद्देश्य तो अब स्टार्टिंग में ये था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आगरा में आए थे और आगरा आगमन की पावन स्मृति में हम इस कार्यक्रम को पहले से करते आए। कार्यक्रम 18 मार्च को ख़त्म हो जाता था, उसके बाद में सभी लोग अपने गंतव्य को लौट जाते थे। हालांकि बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो कार्यक्रम करते हैं, बाबा साहब का जन्मोत्सव मनाते हैं, बाबा साहब की जो भी कोई भी तारीखें हैं उन पर कार्यक्रम करते हैं, उसके बाद में वो लोग भूल जाते हैं। लेकिन धम्मभूमि लगातार हर किसी न किसी डेट के ऊपर कार्यक्रम करती है, चाहे बाबा साहब का आगमन हो या बाबा साहब ने कोई विशेष तारीख हमारे बीच में कोई रखी हो। क्योंकि बाबा साहब को ये नहीं पता था कि 18 मार्च को ऐतिहासिक डेट होगी, लेकिन बाबा साहब का आगमन हुआ और ये तारीख ऐतिहासिक हो गई। या ना तो इसमें कोई संडे है ना इसमें कोई मंडे है। इस तारीख को पहले धम्मभूमि के कार्यक्रमों से पहले कोई ज़्यादा नहीं जानता था, कुछ ही लोग जान पाते। हाँ, पहले असल में कार्यक्रम इस डेट को तो सभी लोग जानते थे, लेकिन क्या था कि कार्यक्रम को मुट्ठी भर लोग मना पाते थे, 2 से 4, 10 से 20 लोग हुए। लेकिन जैसे जैसे भंते जी को इस बात का पता चला कि जो आगरा है वो बहुजनों की राजधानी है, यहाँ बड़े पैमाने पर लोग हैं, 365 यहाँ बस्तियाँ हैं शेड्यूल कास्ट के लोगों की। बाबा साहब के फॉलोअर बड़े पैमाने पर हैं। बाबा साहब खुद यहाँ एक विहार की नींव रख के गए हैं। बाबा साहब जब यहाँ आए तो बाबा साहब ने एक दर्दनाक अपील की थी कि मेरे पढ़े लिखे लोगों ने जिसे धोखा दिया। एक तो ये अपील है और एक मैं इस कारवां को बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए यहाँ तक लेकर के आया हूँ, हो सके तो इसको आगे बढ़ाना, और आगे ना बढ़ा सके तो इसको किसी भी सूरत में पीछे मत जाने देना, उसको यहीं छोड़ देना। बाबा साहब की एक अपील ये थी कि हो सकता है आने वाले समय में कोई ऐसा योद्धा आए और इस कारवां को आगे बढ़ाए। तो इस डेट के हिसाब से भंते जी ने ये तारीख तय की। और आप जैसे बता रहे हैं कि कम लोग जानते थे, बात बिल्कुल सही है, कम संख्या में लोग इस डेट से परिचित थे, लेकिन आज बड़े पैमाने पर लोग भारी संख्या में इस डेट से परिचित हैं। दूसरी बात यहाँ पर एक आती है, एक तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो बात कही थी कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। क्या धोखा दिया? बाबा साहब क्या कहना चाहते हैं? असल में क्या है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे पहले जो जाति का दंश है वो झेला है। आप दीपक जी एक बात देखेंगे कि बाबा साहब ने जो भी बातें कही हैं वो वर्बली नहीं कही हैं, जैसे एक बात कह दी थोड़ी देर में उस स्टेटमेंट को चेंज कर दिया, ऐसा नहीं है। बाबा साहब ने उनके ऊपर शोध किया है। अगर आप सही अर्थ में चलेंगे, सही तरीके से अगर आप चलेंगे, तो जैसे बाबा साहब की जो पहली जो शोध पत्र है, थीसिस है, कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट है, पहली जो थीसिस है, क्योंकि बाबा साहब ने जाति का दंश झेला है। दूसरा पॉइंट है कि बाबा साहब ने फिर उसी बात पे एक बुक आई जो स्पीच है, जिस स्पीच को बाबा साहब को मौका नहीं मिला बोलने का, वो स्पीच ये है कि एनाइलेशन ऑफ कास्ट। पहले कह रहे हैं कि बाबा साहब की जातियों की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर बाबा साहब कह रहे हैं कि जातियों का मूल विनाश कैसे हो, विध्वंस कैसे हो, जातियों को ख़त्म कैसे किया जाए। और तीसरे पॉइंट पर बाबा साहब आए कि बुद्ध की शरण आप लोगों को देखे गए कि हम और बुक लिखी जिसको धम्म ग्रंथ बोलते हैं, बुद्ध एंड इस धम्मा। अब आप कह रहे हैं कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा कैसे दिया, कि बाबा साहब के जाने के बाद में आप देखेंगे कि ना तो उन्होंने जाति छोड़ी है, जातियों को आज भी पकड़े हैं, आज समझदार भी हो गए हैं, पढ़े लिखे भी हो गए हैं, बड़े बड़े पदों पर भी पहुंच गए हैं, और ये मान के चलो कि भारत भर के लोगों में नेतृत्व भी दे रहे हैं। उसके बावजूद भी हम जातियों को पकड़े, एक तो धोखा हम सबसे बड़ा ये दे रहे हैं। दूसरा, बाबा साहब कह रहे हैं कि जातियों का मूल विनाश होना चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए, जातियाँ नहीं छोड़ी। और लास्ट में बाबा साहब कह रहे हैं कि हमें बुद्ध की शरण में जाना चाहिए, हम बुद्ध की शरण में नहीं गए। सबसे बड़ा धोखा एक तो ये रहा। और तीसरा इसमें एक लास्ट का पॉइंट ये है कि बाबा साहब ये चाह रहे थे कि मैं चाहता हूँ कि जो मैंने मेहनत की है, मैंने जो विरोधियों के साथ लड़ करके जो एक एम्पायर खड़ा किया, आप लोगों के लिए व्यवस्था की है, उस व्यवस्था का फ़ायदा जैसे जो फ़ायदा मुझे मिला है, तो बाबा साहब कह रहे हैं कि जो हमारा तबका नीचे रह गया है
जो पीछे छूट गया। तो मैं चाहता हूं कि वो जो बेनिफिट आप लोगों को मिले वो बेनिफिट हमारे जो पीछे तबका उसको भी मिलना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने वहाँ से हाथ खींच लिया और जैसे जो छोटा तबका हमारे से नीचे रहेगा हम उसको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ भी हमने अपने समाज को धोखा दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दो पहलुओं पर बात करते हैं, एक तो धम्म का कारवा हो गया, दूसरा कारवा वो भी है राजनीतिक सत्ता, वो मास्टर चाबी जिससे हर समस्या का ताला खोला जा सकता है। जी। उसको आखिर वो देश में क्यों नहीं आ पा रहा? असल में क्या है, हम अगर आप इस आंदोलन पे बात करेंगे राजनीति में, तो राजनीति की चर्चा करने के बाद साहब काशीराम जी का नाम आप लेने से नहीं अछूते रह पाएंगे, क्योंकि साहब ने राजनीतिक मूवमेंट पर बड़े पैमाने पर काम किया, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के पास समय थोड़ा बचा था और बाबा साहब के जाने के बाद में जो पहला जो टॉपिक है, साहब काशीराम जी ने एक ही टॉपिक उठाया था कि राजनीतिक सत्ता वह गुरु किल्ली है जिससे सभी समस्याओं के ताले खोले जा सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया, साहब काशीराम जब तक सलामत रहे, साहब इस मूवमेंट में मुस्तैद रहे और उस काम पर साहब ने बारीकी से अपनी पहरेदारी की, जिम्मेदारी से काम किया। साहब ने शेड्यूल कास्ट की जो जातियां थी उनको इकट्ठा किया, फिर बैकवर्ड क्लासेस की जो जातियां थी उनको इकट्ठा किया, और साहब ने जो बेस स्टार्टिंग यहाँ से की थी, जो बामसे पे बैकवर्ड लोगों को इकट्ठा किया, माइनॉरिटी के लोगों को इकट्ठा किया, शेड्यूल कास्ट के लोगों को इकट्ठा किया और अलग अलग महापुरुषों का इतिहास याद करा करके उनको स्टडी कराया और लोगों के अंदर एक साहित्य का प्रचार प्रसार हुआ, लोग जागरूक हुए। तो साहब ने राजनीतिक सत्ता पर बारीकी से काम किया। साहब के जाने के बाद हम बहुत सारे ऐसे साथी हैं, वो जो व्यक्तिगत जो लोभ लालच है, जब व्यक्तिगत लोभ लालच मोमेंट में आ जाता है तो फिर मोमेंट धीरे धीरे डाउन की तरफ चली जाती है। लेकिन मेरा ये मानना है दीपक जी कि कभी भी मूवमेंट ख़त्म नहीं होती है। मूवमेंट एक बीज है, ये एक छोटा सा पौधा है, उसमें बस जैसे बाबा साहब कह रहे हैं कि जो धम्म है इसकी जो जड़ें हैं वो गीली हैं, अभी सूखी नहीं है। हो सकता है साहब काशीराम जैसा कोई और भी नेतृत्व करता है और उन जड़ों में जैसे मूवमेंट का पानी देगा तो हो सकता है वो पौधा फिर से एक वृक्ष बन सकता है। मेरा तो मानना ये है कि जितने भी जो पुराने साथी हैं जिन्होंने मूवमेंट में काम किया, उनके पास वो मैटर है, जो साहब ने जो सिद्धांत दिए वो अपने जहन में भी लेकर के बैठे हैं। हो सकता है कब वो उस मैसेज को ब्लास्ट कर दे, लोगों को बीच में फैलाएं और साहब की तरह कोई बिरला निकल आए और फिर से इस मूवमेंट को एक कर दे। बहुजन समाज की सत्ता क्या देश में वास्तविक किसी भी सदी में हो पाएगी? क्या लगता है? कुछ तो धम्म की गति और राजनीतिक गति दोनों पहलू एक ही है। चाहे राजनीतिक रास्ते से जाके अपना धम्म फैला लो, चाहे धम्म के रास्ते से जाके राजनीति तय कर लो, दोनों एक ही है। पहले कौन सा हो सकता है? वैसे दीपक जी, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आप जाति के ऊपर जो बाबा साहब की बुक है एनालिसिस ऑफ कास्ट, उसमें खुद कहा है बाबा साहब ने, क्योंकि हम बाबा साहब से बड़े विद्वान नहीं हैं, क्योंकि हम बाबा साहब के फॉलोअर हैं, अनुयायी हैं। बाबा साहब खुद ये बात कह रहे हैं कि जो धम्म है वो सत्ता का स्रोत है। आज वर्तमान संदर्भ में आप देखेंगे कि धर्म के माध्यम से ही लोगों ने अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली है, लेकिन हम उन चीज़ों को अच्छी तरह बारीकी से समझ नहीं पाए। बाबा साहब के जाने के बाद साहब ने काम किया, साहब के जाने के बाद हो सकता है हमारे नेतृत्वकर्ताओं से कुछ गलतियां हो गई हों, कुछ छूट गया हो, लेकिन समय परिवर्तनशील, हमें परिवर्तन को भी स्वीकार करना चाहिए और ये परिवर्तन होगा। जितना ज़्यादा लोगों को मीठा मीठा खिलाया जाएगा, लॉलीपॉप जितना ज़्यादा दिया जाएगा या लोगों का दमन होगा तो क्रांति उतनी जोरदार होगी। और रही बात धम्म की, ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू। आप इसको राजनीतिक भी कह सकते हैं, धार्मिक भी कह सकते हैं, सामाजिक भी कह सकते हैं, शैक्षिक भी कह सकते हैं, आर्थिक भी कह सकते हैं। लेकिन आप एक चीज़ देखेंगे दीपक जी, आप इस बात को भी एक्सेप्ट कर पाएंगे कि जो मूवमेंट है बड़े पैमाने पर आज बिखरी हुई है। अवेयरनेस पहले से ज़्यादा है, पहले मुट्ठी भर लोग जागरूक थे, लेकिन आज बड़े पैमाने पर करोड़ों की संख्या में लोग जागरूक हैं। बीटी एक्ट 1949 धम्म मूवी वहाँ पहुँचने जा रही है एक बड़े पैमाने पर और बड़ा आंदोलन बनाने के लिए जा रही है। बीटी एक्ट लोगों तक अभी ये मैसेज नहीं है कि बीटी एक्ट आकर क्या है। असल में क्या है कि आज जैसे बनते जी ने जो संदेश आप लोगों के बीच में दिया था, जो धम्मपाला थे, अनागरिक धम्मपाला जी जो श्रीलंका से आए थे हमारे देश में, उन्होंने देखा था कि ये खंडर है जो बुद्धा टेम्पल एक्ट है, उसको आप अगर हिंदी में इसको बताएंगे, एक मिनट। ये बुद्धा टेम्पल एक्ट है और इसमें मेन बात क्या थी कि जैसे हमारे जो लोग थे, जैसे बुद्धिज़्म के लोगों को समझ में आया, जो बुद्धिस्ट लोग थे, जो श्रद्धेय धम्मपाला जी जब इंडिया में आए थे तो उन्होंने देखा कि यहाँ स्टेचू तो सारी बुद्ध की हैं,
और इन्होंने इसके ऊपर कब्जा किया और पूरा खंडर किया हुआ। और जैसे एक दूसरी जो मानसिकता, विकृत मानसिकता आप उसको कह सकते हैं, जातियों की जो मानसिकता, उन्होंने उसके ऊपर सारा मिट्टी डाल करके उसको खंडर किया था। और आप भी इस बात से परिचित है, जितने भी खंडर मिल रहे हैं प्राचीन, वो सारे तोड़े गए हैं। और अगर आप म्यूजियम में भी जा कर के देखेंगे, बुद्ध की सारी स्टैचू तोड़ी गई हैं, उनके सर कलम किए गए हैं, बुद्ध के सिर मिलते हैं, कहीं शरीर मिलते हैं। कहने का अर्थ ये है कि वो इन चीज़ों को विकृत कर रहे हैं। और जो बीटी एक्ट है, वो जो बुद्धा टेम्पल एक्ट है, उन्होंने उसमें नियम बनाए थे, उसमें 2 टुकड़े कर दिए थे, इस में आपस में झगड़ा ना हो किसी का भी। और अगर आप झगड़ा करेंगे तो भाईचारा खराब होगा। जिसमें 4 लोग जो हिंदू हैं और 4 लोग बुद्धिस्ट हैं, वो उसमें लिए गए और उनके ऊपर एक कलेक्टर बैठेगा। तो ये इस एक्ट के तहत उनमें आपसे ये समझौता किया गया था। लेकिन आज प्रॉब्लम यहाँ तक आ गई है कि हमारे लोगों की संख्या वहाँ कम हो गई है। हमारे लोग शांति प्रिय हैं, हर बात को शांति से जवाब देते हैं, और वो लोग हावी होते जा रहे हैं, वहाँ पिंडदान कर रहे हैं और वहाँ जैसे अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित कर दी हैं। कुछ साल पहले वहाँ ब्लास्ट भी कराया गया था ताकि लोग उधर आना जाना बंद कर दें। तो उस एक्ट के ऊपर अब बड़े पैमाने पर एक्शन ले लिया गया। पहले मुट्ठी भर लोग इस काम को करते थे, और अब बनते करुणाशील राहुल जी ने धम्मभूमि के नेतृत्व में ये एक आंदोलन शुरू कर दिया है। और आप देखना कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन करोड़ों की संख्या में लोगों की तादाद, एक मैसेज करोड़ों तक कन्वे हो गया है। आज आपने देखा सोशल मीडिया पे बहुत सारे साथी इस प्रोग्राम में शामिल थे। आज करोड़ों लोगों तक ये मैसेज चला जाएगा, और देखना धीरे धीरे लोग पूर्णिमा मनाने के लिए वहाँ पहुँचेंगे। और जैसे बंटी जी ने आह्वान किया है कि हम 14 अप्रैल का जो कार्यक्रम है, 14 अप्रैल का कार्यक्रम पे भी हम उधर ही कूच करें। अगर हम वहाँ जाना स्टार्ट कर देंगे, जब आप अपनी विरासत पर जाएंगे तो लोग अपना आप ही छोड़ करके भाग जाएंगे। क्या ये बदलाव संभव है? देखिए दीपक जी, असंभव तो कुछ भी नहीं है। आप शेड्यूल कास्ट के लोगों से, बैकवर्ड क्लासेस के लोगों से देखें, जिन आदमियों को बोलने तक की मनाही थी, जिन आदमियों को सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं थी, जिन आदमियों को अच्छे कपड़े पहनने की अनुमति नहीं थी, जिन आदमियों को स्कूल में जाने की अनुमति नहीं थी, जब हम यहाँ तक संभव कर सके हैं, तो ये काम असंभव नहीं है। कोई भी काम असंभव नहीं है। चलिए, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। मणि कुमार जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने धम्मभूमि के माध्यम से और तमाम देश के जो चिंतन मंथन लोग हैं, उनको भी इस पर चिंतन मंथन करने की ज़रूरत है। जो चाहे वो बीटी एक्ट 1949 हो, चाहे धम्मभूमि का एक बड़ा कारवा बढ़ रहा हो, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के तमाम सपने हों, ये सभी बातों पर हमने चर्चा की है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ। नमो बुद्धाय, जय भीम।